हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं और आपने पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है और कल ही आपका एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो देखे बिना पेपर देने मत जाइएगा, क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो चलिए बिना डिस्टर्ब किए, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है संप्रभुता। कई तरीके से पूछा जा चुका है कि संप्रभुता क्या है। तो लॉन्ग में पूछे, शॉर्ट में पूछे, आपको पता होना चाहिए कि संप्रभुता क्या है। पूछेगा ऐसे कि संप्रभुता से आपका क्या अभिप्राय है, संप्रभुता की विशेषताओं का वर्णन करें। तो आप चलिए समझ लीजिए कि संप्रभुता क्या है। तो देखिए, संप्रभुता का अर्थ है किसी राज्य या राष्ट्र का अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में सर्वोच्च और स्वतंत्र अधिकार होना, जिस पर किसी अन्य शक्ति का कोई नियंत्रण न हो। यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अब कोई राज्य या राष्ट्र है तो उसको अपने आंतरिक मामले और अपने बाहरी मामलों में सर्वोच्च स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए कि वो डिसीज़न ले सके कि मुझे किसके साथ क्या, मतलब कि क्रय विक्रय करना है, किसके साथ कैसे संबंध रखना है, सभी पर उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया संप्रभुता का अर्थ। ठीक है, तो अब देखिए किस आता है ना कि किसी, जैसे कि आप आंसर लिखेंगे तो किसी न किसी विद्वान का अगर आप परिभाषा लिखते हैं तो क्या होता है कि एग्जामिनर पे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। तो मैंने 3 जैसे कि विद्वानों का परिभाषा लिख दिया है, आपको जो आसान लगे आप वो याद कर लीजिएगा। देखिए, जीन बोदा ने कहा है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। ठीक है, ऊपर मैंने सिंपल परिभाषा लिखी थी जिससे आप समझ सकें, अगर आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। और अगर आपको किसी विद्वान की परिभाषा लिखनी है तो मैंने यहाँ पे 3 विद्वानों की परिभाषा दी है, जिसमें से दूसरा है जॉन ऑस्टिन का। तो देखिए, इनके अनुसार संप्रभुता एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित होती है, जिसके आदेशों का समाज के अधिकांश लोग आदतन पालन करते हैं और वह स्वयं किसी अन्य श्रेष्ठ के पद प्रति आज्ञाकारी नहीं होते। नेक्स्ट है आपका डिग्विट का। ठीक है, तो इन्होंने कहा है संप्रभुता राज्य की शासन शक्ति होती है। यह राज्य में संगठित राष्ट्र की इच्छा है। यह राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के ऊपर अप्रतिबंधित आदेश प्रदान करने का अधिकार रखती है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब आपको संप्रभुता अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक सिंपल लाइन में समझिए कि देखिए, जो संप्रभुता है, संप्रभुता जो है वो राज्य की सर्वोच्च इच्छा और कानून बनाने तथा लागू करने की अंतिम विविध शक्ति है। ठीक है, अब चलिए आ जाइए संप्रभुता की विशेषताएं। ठीक है, ये सिंगल ही पूछ सकता है क्वेश्चन कि संप्रभुता की कुछ विशेषताओं का वर्णन करें। तो आपको देखना है, पहला तो निरंकुशता। ठीक है, जो संप्रभुता है वो सर्वोच्च और असीम होती है। राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति या समुदाय राज्य से ऊपर नहीं होता और न ही कोई बाहरी शक्ति उस पर नियंत्रण कर सकती है। दूसरा है स्थायित्व। ठीक है, जो संप्रभुता राज्य का एक स्थायी तत्व होता है। जब तक राज्य का अस्तित्व है, संप्रभुता भी रहेगी। यह किसी सरकार के बदलने से समाप्त नहीं होती, बल्कि एक सरकार से दूसरी सरकार को हस्तांतरित होती रहती है। ठीक है, तीसरा है अविभाज्यता। तो देखिए, संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता। यह राज्य में केवल एक ही सर्वोच्च शक्ति हो सकती है। यदि इसे विभाजित कर दिया जाए तो यह अपनी सर्वोच्चता खो देगी। नेक्स्ट है सर्वव्यापकता। ठीक है, तो राज्य के क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय संप्रभुता के अधीन होते हैं। कोई भी व्यक्ति या संस्था इसके दायरे से बाहर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका अदेयता। ठीक है, देखिए अदेयता क्या है। देखिए, संप्रभुता को किसी और को आप हस्तांतरित नहीं कर सकते, नहीं दे सकते आप किसी और को। राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना संप्रभुता का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसके अस्तित्व का आधार है। ठीक है, तो ये देखिए आपका संप्रभुता था और संप्रभुता की विशेषताएं थी, जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है बहुलवाद। तो देखिए, बहुलवाद क्या है। तो देखिए, बहुलवाद एक ऐसा सिद्धांत है। तो देखिए, बहुलवाद एक सिद्धांत है। तो कैसा सिद्धांत है, तो जो बहुलवाद का सिद्धांत है वो मानता है कि समाज में सत्ता किसी एक केंद्र में नहीं निहित है, बल्कि विभिन्न समूहों, हितों और विचारधाराओं के बीच बटी होती है। यह विविधता का सम्मान करता है और मानता है कि एक अच्छे समाज में अलग अलग विचारों और संस्कृतियों को एक साथ रहने और सीखने का अवसर मिलना चाहिए। यानी जो बहुलवाद है उसका कहना है कि जो संप्रभुता है वो जो बहुलवाद है वो कहती है कि जो सत्ता है, यहाँ संप्रभुता नहीं, संप्रभुता तो ऊपर थी। देखिए,
जो बहुलवाद है उसका कहना है कि जो सत्ता है वो किसी एक के में केंद्र में नहीं निहित है, वो किसी एक व्यक्ति में नहीं निहित है, वो बल्कि वो विभिन्न समूहों और हितों और विचारधाराओं के बीच बटी हुई है। ठीक है, वो ग्रुप में बटी हुई है। अब बहुलवाद का अर्थ, तो बहुलवाद का क्या अर्थ है? संविधान, जो सत्ता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। बहुलवाद संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विपरीत है, जो मानता है कि समाज में आज्ञा पालन करने की शक्ति एक ही है, एक ही जगह केंद्रित नहीं होती, बल्कि कई समूहों में बिखर जाती है, जैसे धार्मिक समूह, व्यापार संघ और पेशेवर संगठन। दूसरा है विविधता और सम्मान। यह विभिन्न संस्कृति, धार्मिक, जाति और वैचारिक समूहों के सह अस्तित्व और उनकी समान स्थिति को स्वीकार करता है। यह विविधता और समाज की शक्ति का स्रोत मानता है। तो ये आप बहुलवाद का अर्थ भी देख रहे हैं और इसी को आप विशेषता में भी लिख सकते हैं। संवाद और जुड़ाव। बहुलवाद विभिन्न समूहों के बीच संवाद और आपसी समझ को बढ़ावा देता है, जिससे एक समावेशी राजनीतिक परिदृश्य बनता है। अब आ जाते हैं जो बहुलवाद है उसकी आलोचना। तो अब हम देखेंगे बहुलवाद की आलोचना। तो उसमें खराबी भी, जो जिनमें अच्छाई भी होती है और खराबी भी, तो हम आलोचना देखते हैं। तो आलोचना है कि अराजकता का खतरा। इसमें अराजकता का खतरा है। आलोचक मानते हैं कि बहुलवाद का तार्किक निष्कर्ष अराजकता हो सकता है, क्योंकि यह शक्ति के अत्यधिक फैलाव से राज्य की स्थिरता को कम कर सकता है। दूसरा है भ्रामक धारणाएं। कुछ लोगों का मानना है कि बहुलवाद कुछ भ्रामक धारणाओं पर आधारित है और यह हमेशा सभी समूहों के हितों का सम्मान, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं कर पाता। नेक्स्ट है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमा। यह तर्क दिया जाता है कि बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसे विभिन्न समूहों के नियमों और दबावों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है ना, जो सत्ता है वो समूहों में है। नेक्स्ट है राष्ट्र राज्य की अवधारणाओं के विरुद्ध। कुछ आलोचक का मानना है कि बहुलवाद राष्ट्र राज्य की एकता और देशभक्ति की भावना को कमजोर कर सकता है, क्योंकि यह विभिन्न पहचानों पर अधिक जोर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अल्पसंख्यक हितों की अनदेखी। कभी कभी बहुलवाद प्रणाली में भी बहुसंख्यकवादी पूर्वाग्रह देखा जा सकता है, जिससे अल्पसंख्यक समूहों के हितों को अनदेखी की जा सकती है। तो अब ये हो गया हमारा बहुलवाद का अर्थ, विशेषता, आलोचना। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कानून। कानून से आपका क्या अभिप्राय है? तो कानून उन नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है जिन्हें किसी समाज या सरकार द्वारा बनाया और लागू किया जाता है, ताकि लोगों के व्यवहार को विनियमित किया जा सके और न्याय व्यवस्था व समानता सुनिश्चित की जा सके। इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है और उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी होता है। तो कानून का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रीय कानून, ठीक है, राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून हो सकता है ना, एक राष्ट्रीय कानून और एक अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो राष्ट्रीय कानून में क्या होता है कि यह किसी एक देश के भीतर लागू होता है और उस देश की विधायिका द्वारा बनाया जाता है, जैसे भारत में लागू होने वाला कानून। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय कानून देख लेते हैं। तो यह विभिन्न देशों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है और संधियों, समझौते और अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाजों पर आधारित होता है। अब दूसरा है आपका सार्वजनिक कानून। तो पहला कौन सा कानून था? पहला था राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून। अब दूसरा है सार्वजनिक कानून और निजी कानून। ठीक है, तो सार्वजनिक कानून और निजी कानून क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, सार्वजनिक कानून तो यह राज्य और व्यक्तियों के बीच या राज्य की विभिन्न शाखाओं के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून और आपराधिक कानून आते हैं। और निजी कानून क्या होता है? तो देखिए, निजी कानून यह व्यक्ति के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत अनुबंधन कानून, संपत्ति कानून और परिवार कानून आते हैं। अब तीसरा है आपका आपराधिक कानून और सिविल कानून। ठीक है, ये तीसरा हो गया आपका। तो देखिए, आपराधिक कानून और सिविल कानून। तो आपराधिक कानून क्या होता है? तो यह उन अपराधों से संबंधित है जो समाज के खिलाफ माने जाते हैं और जिनके लिए राज्य द्वारा दंड का प्रावधान होता है, जैसे हत्या या चोरी। और सिविल कानून क्या है? तो यह व्यक्तियों के बीच और विवादों से संबंधित है। उनका उद्देश्य पीड़ित पक्षों को मुआवजा दिलाना होता है, जैसे अनुबंधन का उल्लंघन, संपत्ति विवाद आदि। अब नेक्स्ट है संवैधानिक कानून और सामान्य कानून। ठीक है, तो ये आपका संवैधानिक कानून और हम देख लेते हैं कि सामान्य कानून क्या। देखिए, संवैधानिक कानून यह देश के संविधान से संबंधित होता है।
और सरकार की संरचना, शक्तियों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को परिभाषित करता है। और यह देश का जो है वो सर्वोच्च कानून होता है, ठीक है। और सामान्य कानून क्या होता है, तो यह वे कानून होते हैं जो विधायिका द्वारा संविधान के दायरे में बनाए जाते हैं, विशिष्ट विषयों को नियंत्रित करते हैं, जैसे यातायात कानून, शिक्षा, ठीक है। अब आ जाता है आपका मूल कानून और प्रक्रियात्मक कानून, ठीक है। अब आ जाता है मूल कानून और प्रक्रियात्मक कानून। तो इसमें क्या है, तो देखिए मूल कानून यह व्यक्तियों के अधिकारों, कर्तव्यों और अपराधों को परिभाषित करता है, और जो प्रक्रियात्मक कानून है यह उन प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिनके माध्यम से मूल कानूनों को लागू किया जाता है, ठीक है। जैसे सिविल प्रक्रिया हो गई, ठीक है, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, ठीक है। देखिए कानून का वर्गीकरण उसकी जटिल प्रकृति और विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं को दर्शाता है, जिसमें न्याय प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर सके, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कि आपने क्या पढ़ा। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए हमने पढ़ा कानून, पहले हमने देखी कानून की परिभाषा, उसके बाद देखा कानून को का मतलब कि विभिन्न आधारों पर हम उसका विभाजन कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहला हमने देखा कि कानून का विभाजन में राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून, ये हमने पहला देखा, पहला विभाजन। फिर दूसरा विभाजन हमने देखा सार्वजनिक कानून और निजी कानून, ठीक है, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा हमने देखा आपराधिक कानून और सिविल कानून, तीसरा है ये आपराधिक कानून और सिविल कानून। अब चौथा हमने देखा संवैधानिक कानून और सामान्य कानून। क्या देखा, संवैधानिक कानून देखा और सामान्य कानून देखा। उसके बाद हमने देखा मूल कानून और प्रक्रियात्मक कानून, ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट वाला, ठीक है। इसके अंदर की बातें तो आपको समझ आई गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वतंत्रता। तो देख लेते हैं स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता का अर्थ है किसी व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों और बाधाओं का अभाव, जिससे वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सके, अपने निर्णय ले सके और अपनी क्षमताओं का विकास कर सके। यह केवल बंधनों से मुक्ति नहीं बल्कि अपनी रचनात्मकता और संभावनाओं को विकसित करने की स्थिति भी है, ठीक है। अब स्वतंत्रता के कई प्रकार होते हैं, जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, आर्थिक स्वतंत्रता होती है, सामाजिक स्वतंत्रता होती है और बौद्धिक स्वतंत्रता होती है। तो देखिए जो राजनीतिक स्वतंत्रता होती है इसमें व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने, जैसे कि वोटिंग करने का और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार शामिल है। दूसरा आर्थिक स्वतंत्रता, तो यह किसी व्यक्ति का अपने श्रम और संपत्ति को नियंत्रित करने का मौलिक अधिकार है, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप के बिना उत्पादन, बिक्री और खरीद का निर्णय लेने की क्षमता शामिल है। अब है सार्वजनिक स्वतंत्रता। तो देखिए यह किसी की जाति, लिंग, धर्म या अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर भेदभाव या पूर्वाग्रह के बिना अपना जीवन जीने का जो है वो अधिकार है, क्षमता है। और नेक्स्ट है हमारा बौद्धिक स्वतंत्रता। तो बौद्धिक स्वतंत्रता का अर्थ है सेंसरशिप या प्रतिबंध के बिना सोचने, खुद को व्यक्त करने और जानकारी तक पहुंचाने की क्षमता। अब हमारा दो और है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो इसमें अपने स्वयं के जीवन के बारे में विकल्प चुनने क्षमता शामिल है, जैसे कहाँ रहना है, क्या करना है, किसके साथ जुड़ना है, ये सभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है। और एक नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता। यह किसी राष्ट्र या देश की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि वह अन्य देशों के आदेशों के पालन से मुक्त है और स्वशासन से शासित होता है। ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।